गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। नेक्स्ट क्लास में मैंने कॉमन क्लास ली थी सेकंड, थर्ड और फोर्थ की, वर्ण विचार। थर्ड क्लास के क्वेश्चन आंसर उस दिन ही मैंने कंप्लीट करवाए थे। आज फोर्थ क्लास आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। वर्ण विचार में मैंने आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ाया था। आज इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप क्वेश्चन आंसर जब मैं करवाऊंगी बच्चों, तो जिनमें टिक लगवाना है वो मैं आपको बोल के लगवाऊंगी। आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हैं, आपको हर चीज़ मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवाऊंगी। फोर्थ स्टैंडर्ड में हो तो इतना आपको समझ में आएगा कि मैम आंसर बोल रही है, तो इसको आप बुक में ही करो, बुक में ही टिक लगा सकते हो। और नहीं तो मेरे को बता देना मैसेज करके, ताकि अगली बार मैं फिर से समझाऊं, तब आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दूँ। वैसे आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, इतना आपको होना चाहिए कि आपको टिक तो सिर्फ टिक लगाना है, और जो लिखने का होगा वो मैं लिखवा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, आपको शब्द चुनकर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भाषा की सबसे, अब यहाँ पे सबसे पहले बड़ी और छोटी दो वर्ड दिए हैं, तो भाषा की सबसे छोटी पहले में लिख लीजिए, छोटी। ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसको वर्ण कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो फर्स्ट में तो आपको टिक लगाना है छोटी पे, और दोबारा आपको टिक लगाना है वर्ण पे। हिंदी के वर्णों को वर्गों में बांटा गया है। तो हिंदी के वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे आपको 2 पे टिक लगाना है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों की सहायता में हमें किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। सहायता जब स्वर की ली जाती है तो वो तो व्यंजन होते हैं, और जब किसी की सहायता नहीं ली जाती है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको व्यंजन पे टिक लगाना है। हिंदी में स्वर है, तो हिंदी में कितने स्वर है बच्चों? हिंदी में 11 स्वर है, तो आपको 11 पे टिक लगाना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्दमाला वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? वर्णमाला। वर्णमाला पे आपको टिक लगाना है। सभी व्यंजनों में स की ध्वनि मिली होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? जो व्यंजन होते हैं, प्रश्न समझना, आपको बहुत 100 बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा, है ना? तो सभी व्यंजनों में की ध्वनि मिली होती है। किसकी ध्वनि मिली होती है? यहाँ पे स और अ दिया है। क्या दिया है? स और अ। तो अब यहाँ देखो, व्यंजन में मिला है, तो अ तो स्वर है और स क्या है? स व्यंजन है। तो व्यंजन से व्यंजन नहीं मिलता ना बच्चों, व्यंजन में क्या मिला है? स्वर मिला है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अ। तो आपको अ पे टिक लगाना है। रिक्त स्थानों में ड़ तथा ड़ भरिए। अब यहाँ पे पहला है सड़क, तो यहाँ पे स और क दिया है, बीच में आपको ड़ लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ड़ ही लिखना है, ठीक है? तो पहले में आएगा सड़क, दूसरे में आएगा लड़ाई, तीसरे में आएगा डंडा, चौथे में आएगा पेड़, छठे में आएगा लड़की, सातवें में डिब्बा, फिर 8वें में गुड़िया, और 9वें में डाकिया, फिर डमरू और मकड़ी। ये आपको ड सिर्फ एक एक वर्ड है जिसमें सब में ड ही आएगा बच्चों, वो आपको लिखना है सिर्फ ड ड। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यहाँ देखो, ये आपकी बुक में देखिए, यहाँ पे आपको बोलने में ड और ड ड, इसकी ध्वनि आपको बोल के लिखनी है। देखो यहाँ पे आपको बोल के मैं एक बार, जैसे आया सड़क, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला ड़, सड़क
ड़क आ रहा है ना, और वो ड डंडा वाला अलग है ना। सड़क, लड़ाई, डंडा, पेड़, ड़, लड़की, डिब्बा, डाकिया, गुड़िया, सड़क, लड़की, डंडा, पेड़, लड़ाई, गुड़िया, डाकिया, डमरू, मकड़ी, हो गए आपके। सड़क, लड़ाई, बीच में जो भी वर्ड आ रहा है ना ड़, सड़क, लड़ाई, डंडा, पेड़, लड़की, फिर डिब्बा, डाकिया, गुड़िया, डमरू और मकड़ी। यहाँ पे देखो ड़ जो आता है ना सड़क, ये अनुनासिक वर्ण है, और डंडा, डमरू, ये डमरू वाला वर्ड है। ठीक है, तो एक अनुनासिक है और एक व्यंजन है, डमरू वाला व्यंजन है ना। अब यहाँ पे भी दिया है रिक्त स्थानों में ड या ण भरी है। यहाँ सबसे पहले दिया है ढक्कन, फिर बूढ़ा। अब यहाँ पे भी वही चलेगा सिस्टम, जो बाद में आएगा उसमें नीचे डॉट लगेगा, और फर्स्ट वाले में आपके शब्द को वैसे ही लिखा जाएगा, पूरा आएगा ऑर्डर। जैसे ढक्कन, फिर है ढपली, ढोलक, बड़ाई, नाक से बोला ना, बूढ़ा, सीढ़ी, दाढ़ी और चढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सही उत्तर पर सही निशान लगाकर रिक्त स्थानों को भरो। तो सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय किसकी सहायता ली जाती है? तो यहाँ पे ब आएगा, स्वर। किसकी सहायता ली जाती है बच्चों? स्वर की सहायता। श, त्र, ज्ञ और श्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है स, संयुक्ताक्षर। स्वरों के चिन्ह को ही कहते हैं। तो स्वरों के चिन्ह को क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा। स्वर के चिन्ह होते हैं ना, आपने देखा है ना, जैसे ई है, छोटा ई, तो उसका ये चिन्ह है, बड़ी ई है तो उसका ये चिन्ह है, छोटे ऊ का ये है, बड़े ऊ का ये है। व्यंजन का कोई चिन्ह नहीं होता है ना। तो स्वर के चिन्हों को क्या बोलते हैं? स्वर के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। वर्ण को भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह है। तो अनुनासिक का चिन्ह क्या है? यहाँ पे होता है ना, आपको मैंने अनुस्वार, अनुनासिक ये पढ़ाया था ना। तो अनुनासिक का चिन्ह क्या है बच्चों? अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है अनुनासिक का? ये
ये वाला है ना। तो यहाँ पे दिया है आपको स में ये अनुनासिक का चिन्ह दिया हुआ है, बहुत छोटा दिया हुआ है, तो आपको स पे टिक लगाना है। और जो अंग की बिंदी लगती है वो अनुस्वार, और एक आपके ये ओ टाइप जो दे रखा है वो आगत स्वर। ठीक है। निम्नलिखित संयुक्ताक्षर से आरंभ होने वाले दो दो शब्द लिखिए। मैं आपको बोल के बता देती हूँ। श से क्षमा, क्षमा, और दूसरा क्षत्रिय। ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञाता। त्र से त्रिशूल, है ना, या त्रिया। श्र से श्रमिक या श्री। ठीक है, ये दो दो शब्द आपको बता दिए। आप अपने मन से भी जो इन चारों शब्दों से जो नए शब्द शुरू होते हैं वो भी लिख सकते हो। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए इन वर्णों का विच्छेद किया हुआ है, तो इनसे मिलने वाले शब्दों को आपको बनाना है। सारे शब्द जोड़ने हैं और उसके बाद आपको जो नया शब्द बनेगा वो बनाना है। तो आपने बहुत मतलब फर्स्ट क्लास में वर्ण विच्छेद, है ना, ये पढ़ा हुआ है कि वर्णों का विच्छेद क्या होता है और वर्णों का वर्णमेल क्या होता है। यहाँ पे आपको वर्णमेल करना है। ये विच्छेद दिए हुए हैं और इनका मेल करना है। तो फर्स्ट में प में आई की मात्रा दी है। देखो यहाँ पे प में क्या दिया है, आई दिया हुआ है, तो ये बन गया पई। फिर यहाँ स में आ दिया हुआ है। हर व्यंजन के साथ स्वर होता है, तो यहाँ पे आ स्वर है, तो क्या शब्द बना बच्चों, पैसा। फिर च में छोटी ई दी हुई है, उसके बाद ड में भी छोटी ई दी हुई है। ये स्वरों की मैं मात्रा लगाए जा रही हूं, है ना। क्या बना, चिड़िया। उसके बाद दिया है क में अ, तो पूरा क बन गया। व में छोटी ई की मात्रा दी है तो वी बन गया। त में आ की मात्रा दी है तो ता बन गया। क्या वर्ण विच्छेद से क्या बना वर्ण, शब्द क्या बना, कविता। फिर उसके बाद न में आ की मात्रा दी है, ना नी। ना में फिर बड़ी की मात्रा दी है, तो क्या शब्द बना, नानी। लास्ट है त में छोटी की मात्रा है ती, त में अ जुड़ा हुआ है तो सिर्फ ओनली त बनेगा पूरा, और ल में बड़ी की मात्रा है, तो क्या शब्द बना है बच्चों, तितली। अब यहाँ देखिए नीचे दिए चित्रों में सही जगह पर अनुनासिक का प्रयोग करते हुए इनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको अनुनासिक या अनुस्वार का आपको सही प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या दिया है, मंदिर। उसके बाद आपको दिया है यहाँ पत्ती, पत्ती दी हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद सांप, फिर संतरा और दांत। ठीक है, तो मंदिर, सबसे पहले मंदिर। मंदिर में क्या आएगा, मंदिर में अनुस्वार आएगा। पत्ती दी हुई है तो पत्ती में कोई अनुस्वार या अनुनासिक नहीं है। फिर है सांप, सांप में अनुनासिक। संतरा, संतरा अनुस्वार। और फिर दांत, दांत में अनुनासिक। ये आप मंदिर, पत्ती, सांप, संतरा और दांत, ये वो सारे पांचों जो रिक्त स्थान दिए हुए उनमें आप लिख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वर्ण किसे कहते हैं, आपको आगे इनकी परिभाषाएं दी हुई है। मैं सारा कुछ ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए आपको यहीं पे आंसर लगवाती हूँ। यहाँ आओ दोहराए में भी दिया हुआ है, आपको ज़्यादा आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ण की परिभाषा दी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्णीय अक्षर कहते हैं। फर्स्ट ही है, आओ दोहराए में फर्स्ट नंबर पे जो है वो ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, तो यहाँ पे आपको स्वर की और व्यंजन की परिभाषा लिखनी है।
ठीक है, तो आगे यहाँ चलिए, जहाँ पे स्वर की परिभाषा दी है पेज नंबर 11 पे, 11 नहीं सॉरी 10 पे, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। किनके समय? ध्वनियों का उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किनको कहते हैं? जिनको का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और हर व्यंजन में बिना अ की सहायता के व्यंजन नहीं बोला जा सकता। ये व्यंजन और स्वर का अंतर है, इसमें आपको दोनों में परिभाषाएं लिखनी है। मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा में आइए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए, आओ दोहराए में मात्रा की भी परिभाषाएं दी है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मतलब व्यंजन के साथ ही लगती है ना मात्रा, बाकी मात्रा अगर स्वर में है तो स्वर का एक अलग रूप होता है, पर जब वो व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तो वह अपना स्वरूप बदल लेता है और मात्रा के रूप में व्यंजन पर लग जाता है। तो व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। फिर दिया है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आओ दोहराए में 4th नंबर वाला देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। र व्यंजन में ऊ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। तो र का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? र में ऊ का प्रयोग होता है पीछे की तरफ। तो आपको सिर्फ आंसर में ये लिखना है, र व्यंजन में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग र के पीछे की ओर किया जाता है। उदाहरण सहित में छोटा ऊ तो कैसे, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे, है ना। और बड़े ऊ की मात्रा में ऐसे, पूरा का पूरा राउंड होता है और छोटे ऊ में हाफ राउंड होता है। अच्छा, यहाँ शब्द देख लेते हैं हम। र में जैसे रुपया, छोटा रुपया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। छोटा र में छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो रुपया ऐसे लिखाएगा। और अगर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो जैसे रूप लिखा तो पूरा राउंड मात्रा लगेगी। ठीक है, देखिए आप, ये ऊ और बड़े ऊ का अंतर है। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये आपकी बुक में ही करने, क्योंकि सारे रिक्त स्थान ही है। तो प्रश्न पहला, जो कोष्टक वाले वर्ड लिखने थे वो रिक्त स्थान वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, ये 7 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक, आपको अपनी बुक में ही करने हैं। और जो 8वां प्रश्न है ना, निबंधात्मक वाला, जिसमें आपको आंसर लिखने हैं, मैंने आंसर आपको सारे बता दिए हैं कि कौन कहाँ पे इसका चैप्टर का नंबर सहित बताए हैं। तो ये वाला आपको अपनी नोटबुक में करना है। अपनी व्याकरण की नोटबुक आप अलग बनाइए, ताकि व्याकरण में आपको क्या टॉपिक पढ़ाया गया है वो आपको याद रहे। बुक के क्वेश्चन के साथ अगर आप लिखोगे बच्चों तो आप वो बार बार भूल जाओगे, इसलिए अपनी व्याकरण की नोटबुक अलग से बनाइए। ठीक है, और जिसने बुक नहीं ली है बच्चों, वो ये हिंदी व्याकरण वाली बुक है स्कूल में अवेलेबल, आप प्लीज़ अपनी बुक को ले जाइए। ओके, देन बाय।